students and welcome to the educational world of Ignited Minds। हम ये कोर्स कर रहे हैं for class 9 subject science which is totally based on the NCERT syllabus। हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट। इसमें जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है रेशियो बाय मास, Dalton's atomic theory, postulates of Dalton's theory and drawbacks of Dalton's theory। We are starting from the ratio by mass of a compound। रेशियो बाय मास का मतलब होता है कि मास के बेसिस पे या मास नंबर के बेसिस पे आपने किसी एलिमेंट की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपका जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें टेबल नंबर 3.4 दिया है जिसमें आपको 3 कंपाउंड्स के नेम गिवन है, वाटर, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर में कौन कौन से 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3 यानी इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको उसकी रेशियो बाय मास दी हुई है कि उनका जो मास निकाला हुआ है वो रेशियो में कैसे निकाला गया है। तो अब हमने इसे ही सॉल्व करना है कि ये जो रेशियो आई है ये कैसे आई हुई है। तो इसके ऊपर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये जो पॉइंट है रेशियो बाय मास निकालना ये आना बहुत ज़रूरी है। रेशियो बाय मास निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो है पीरियोडिक टेबल। तो आपको 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स के नेम प्लस उनका एटॉमिक मास नंबर लर्न होना चाहिए। तो ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपके सीरियल वाइज है, तो अगर आप एलिमेंट के नेम्स को उनके सिंबल के साथ सीरियल वाइज लर्न करेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ आपको एटॉमिक मास नंबर याद रखना है। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं एंड देन ये आगे 11 से लेके 20 तक एलिमेंट्स हैं। तो आपको इस सीरियल वाइज सारे एलिमेंट्स के नेम एंड एटॉमिक मास अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप मास नंबर के ऊपर या रेशियोज के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। So now we are starting the video from the ratio by mass of water। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हम वाटर का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, किसके बेसिस पे, मास के बेसिस पे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो है नेम ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो यहाँ पे हमें पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O एक क्या है, पूरा होल कंपाउंड। और ये कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलके बना है, ये 2 एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे वो दोनों एलिमेंट्स के नाम लिख लिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ब्रैकेट में हमने उनका सिंबल लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड मास नंबर 16। तो ये अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा 1 से 20 तक तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लिया वाटर का H2O। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लिखें तो H के नीचे 2 लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है, 2 बार। और ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी बार आएगा, 1 बार। यानी हम एज्यूम कर लेते हैं अगर किसी भी एलिमेंट के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा तो इट मीन्स वो कितनी बार माना जाता है, 1 बार ही माना जाता है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ 2 बार आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है 1 बार। अब हमें यहाँ पे क्या निकालने बोला था, रेशियो बाय मास, मतलब मास के बेसिस पे हमें रेशियो निकालनी है। तो हम इन दोनों एलिमेंट का क्या देखेंगे, यहाँ से मास नंबर देखेंगे। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 और ऑक्सीजन का मास नंबर 16। हाइड्रोजन 2 बार आया था इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार 1 + 1 कर दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास नंबर 16। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1 2 एंड 16 का 16 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 2 एंड 16। 2 और 16 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा,
हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया 2/16। तो इसका डिवाइड करके जब हमने आंसर देखा तो वो कितना आ रहा है 1/8। तो 1/8 ही हमारी क्या होगी रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1:8 है ये क्या है रेशियो बाय मास ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वो है अमोनिया का। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। इसमें दो एलिमेंट्स कौन कौन से, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट ले लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वैसे जैसे हमने वाटर में किया था, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ले लिया NH3। नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, एक ही मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं लिखा। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है 3। तो हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है 3 बार और नाइट्रोजन कितनी बार आ रहा है 1 बार। अब हम इन दोनों का क्या लेंगे मास नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर क्या है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1। तो नाइट्रोजन का 14 मास नंबर ले लिया और हाइड्रोजन का 1 मास नंबर हमने कितनी बार लेना है 3 बार, क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स थे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 14 एंड 1 + 1 + 1 3। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 14/3, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकते इसलिए इसकी रेशियो हमारी 14:3 ही रहेगी। तो रेशियो बाय मास ऑफ अमोनिया कितना है 14:3। अब हम एक और एग्जांपल से रेशियो बाय मास को देखेंगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो है CO2। CO2 में हमारे पास कार्बन एक ही है और ऑक्सीजन कितने हैं 2 मॉलिक्यूल्स। कार्बन का मास नंबर कितना था 12, वो यहाँ लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है 2 बार आया है और उसका मास नंबर कितना होता है 16। तो 16 + 16। तो 16 + 16 2 बार हमने ऑक्सीजन के मास नंबर को ऐड करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 एंड 32। 12 और 32 को जब हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितनी आएगी 3:8। तो हम इसको यहाँ पे 4 के टेबल से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 3 = 12 एंड 4 8 = 32। तो रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आती है 3:8। इस तरीके से सारे जो आपके न्यूमेरिकल्स है किसके बेसिस पे, रेशियो बाय मास के बेसिस पे, वो आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हो वो सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है, कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं उस फॉर्मूले में और उन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना है। तो इसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने लास्ट में क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स को भेज सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 9th विच इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। ये जो थ्योरी थी ये दी थी ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने और इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था अबाउट द 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो 2 लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर जो आते हैं ये हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं और नहीं स्टडी किए हैं तो आप पार्ट 1 में जाके उन्हें देख सकते हैं। सेकंड आता है अबाउट द थ्योरी। तो इस थ्योरी में डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था कि जो भी मैटर होता है चाहे वो कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो सभी मैटर किससे मिलकर बने होते हैं, टाइनी इनविजिबल पार्टिकल से। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये इनविजिबल होते हैं, यानी हमें दिखाई नहीं देते और ना ही ये आगे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाल्टन ने कहा था एटम्स। तो जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे इनविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं एटम्स। और
इसके बेस पर उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी। उनमें है सबसे पहली, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जितने भी मैटर है वो किससे मिलके बने हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, जिसे हम कहते हैं एटम्स। सेकंड है, एटम्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, एंड विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एक ऐसे छोटा पार्टिकल जो दोबारा से क्या नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, और ना ही वो दोबारा क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। थर्ड पॉइंट है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो एटम है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट बनाता है। तो एटम्स डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और एक एलिमेंट बनाते हैं। तो अगर एक ही टाइप का कोई एलिमेंट बन रहा है, कोई कंपाउंड बन रहा है, तो वो एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। यानी सेम टाइप के मास और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे और एक न्यू एलिमेंट बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट आता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा उसी का रिवर्स है फोर्थ पॉइंट। अगर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उनमें जो एटम्स यूज हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं उनको बनाने के लिए, उनके मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो ये बहुत सिंपल है थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। अगर सेम टाइप का एलिमेंट बन रहा है तो जितने भी एटम्स यूज हो रहे हैं उस एलिमेंट को बनाने के लिए, वो सभी एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बन रहे हैं तो उन सभी एटम्स के मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। फिफ्थ पॉइंट आता है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स कंबाइन होते हैं किसमें, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, छोटे छोटे होल नंबर की रेशियोज में वो कंबाइन होते हैं और एक साथ कंबाइन होने के बाद वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में अलग अलग टाइप से यूज होते हैं। इस पॉइंट का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए जो हम एटम्स यूज करते हैं वो एटम्स का नंबर और उन एटम्स के टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी एक पर्टिकुलर टाइप के नंबर में और टाइप्स ऑफ एटम्स हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये थे आपके 6 पॉइंट्स ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक सिंबल। तो डाल्टन ने कुछ एटॉमिक सिंबल दिए थे, यानी कुछ एटम्स थे उनके सिंबल्स दिए थे। तो यहाँ पर नेम ऑफ एलिमेंट लिखा है एक साइड और दूसरी तरफ है जो सिंबल डाल्टन ने दिए थे वो। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन एंड द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड प्लेटिनम। तो इस तरह अलग अलग एलिमेंट्स के यहाँ पर सिंबल दिए हुए हैं जो जिस टाइम डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बनाई थी उस टाइम ये सिंबल्स थे, जो अब यूज नहीं होते। अब जो सिंबल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल दिए हैं वही सिंबल हम उन एलिमेंट्स के यूज करते हैं। तो ये जो आपको सिंबल्स हैं ये आपको लर्न करने हैं, और अगर डाल्टन के सिंबल पूछे जाएं तो अब आपको ये वाले सिंबल्स ड्रॉ करने हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के। ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कि डाल्टन की जो अपने पोस्टुलेट दिए थे उसमें उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, बट बाकी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग
वो जो पॉइंट्स थे वो वैलिड नहीं थे, यानी उनको उनमें से कुछ चीज़ें सही नहीं लगी और उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो उन्हें हम कहते हैं द ड्रॉबैक्स। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो फर्स्ट ड्रॉबैक है वो है कि डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग डाल्टन ने कहा था एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। तो एटम्स क्या होते हैं, इनडिविजिबल, यानी वो दोबारा फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। बट बाकी जो साइंटिस्ट है वो कहते थे कि जो एटम्स है वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पे क्या हो गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, ये रॉन्ग प्रूव हुआ। सेकेंड ड्रॉबैक था, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। तो अगर एक एलिमेंट बना हुआ है तो उस एलिमेंट को बनने में जितने भी एटम्स यूज होंगे उन सभी एटम्स का जो मास है वो भी क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। बट बाकी जो साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि एटम्स के जो मासेस हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक एलिमेंट बनाने के लिए जितने भी एटम्स यूज हुए उन सब का मास सेम हो। उसके बाद ड्रॉबैक नंबर 3 था कि डाल्टन ने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। तो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उन डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाने के लिए जो एटम यूज हुए उन एटम के मास भी डिफरेंट होंगे। बट बाकी साइंटिस्ट ये बोलते थे कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका जो मास है वो सेम होता है, चाहे हम उन एटम्स को डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट बना है तो उस डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मासेस भी डिफरेंट ही होंगे और वो सेम नहीं हो सकते। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 3 एंड 4 यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ हुआ था। नेक्स्ट ड्रॉबैक में कहा गया था कि जो डाल्टन है उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, इवन उन्होंने इसे एक्सप्लेन ही नहीं किया। उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहीं भी आइसोटोप्स एंड आइसोबार को एक्सप्लेन नहीं किया था। फिफ्थ ड्रॉबैक था कि उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के कॉजेस को एक्सप्लेन नहीं किया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया गया था, बट उस केमिकल कॉम्बिनेशन के कॉजेस को कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। आज के जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे आपका आज का प्रैक्टिस वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड डाल्टन नॉट डिस्कस इन हिज थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें आपको स्टार्टिंग के जो 5 पोस्टुलेट्स है वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डाल्टन्स थ्योरी कॉल्ड। Question number 5, what are the 3 laws of atomic theory? And question number 6, calculate the ratio by mass of the following compounds. तो यहाँ पे किस किस के आपको रेशियो बाय मास निकालना है, CO यानी कैल्शियम मोनोक्साइड, देन CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके आंसर्स को कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स को लिखकर भेज सकते हैं और मैं आपको उनके सही आंसर्स कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। For the third part of chapter 3 atoms and molecules, please subscribe the channel। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए हैं देन प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर colleagues and your friends, as well as आप कोशिश कीजिएगा कि आप साथ ही साथ इनके नोट्स को प्रिपेयर कर लें। And thank you for being a fantastic learner and keep learning.